In this lecture, we are going to discuss the damped harmonic oscillations. We will derive the equation of motion for the same, and we will find the various solutions for equation of motion. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पहले कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती क्या। अब तक हमने डिस्कस किया कि आइडियल ऑसिलेटिंग सिस्टम जो होते हैं दे आर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस होते हैं, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कोई भी इसमें कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। सारी फोर्सेस जो होती हैं दे आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व है, उस केस में जो सिस्टम है हमारा विल ऑसिलेट फॉरएवर। ठीक है, सिस्टम जिसमें मोशन सेट हुआ, ठीक है, दैट कंटिन्यूज ऑसिलेटिंग फॉरएवर, वो कभी भी रुकेगा नहीं। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, तो क्या होगा, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है फॉरएवर, देन वी कैन से इट्स एम्पलीट्यूड will remain same. मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। सो ये केस था आइडियल सिस्टम का। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं हम, इस केस में देयर आर ऑलवेज सम डिसिपेटिव फोर्सेस, जिनको हम रेजिस्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। डिसिपेटिव फोर्सेस होंगी हमेशा रियल वर्ल्ड सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है। और उस केस में एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि एनर्जी जो है टोटल, ये जो मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे हम, दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल go on decreasing, कम होती जाएगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कम होती जा रही है, इट मींस जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का, एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, तो डिसिपेटिव फोर्सेस होने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस है एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का डिक्रीज होता जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेशंस विल डाई आउट, विल डाई आउट विथ टाइम। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चलेगा ऑसिलेशंस डाई आउट, खत्म हो जाएंगे। हम यहां से ऐसे शो कर सकते हैं इसको। सपोज करो ये टाइम का एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां से हमने ये शो किया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, ये कम होता गया है, देखो, ठीक है। और ये फिर ऐसे एक टाइम पे आके ऑसिलेशंस यहाँ पे डाई आउट होगी, ऑसिलेशंस खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है जाता है। एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। और मैकेनिकल एनर्जी किस वजह से डिक्रीज हुई? जो ये डिसिपेटिव फोर्सेस आ रही हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस आ रही हैं यहाँ पे सिस्टम में, उसकी वजह से
मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. नाउ दिस decrease in amplitude of the oscillations is called damping. जो ये डिक्रीज हुआ एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे ये यहाँ इतना था फिर कम हो गया, तो ये कम होता जा रहा है और यहाँ पे आगे बिल्कुल एम्पलीट्यूड खत्म हो गया. ठीक है, ऑसिलेट करना बंद कर गया. ठीक है, ऑसिलेशंस डाई आउट. तो एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रहा है इसी को ही हम डैम्पिंग बोलते हैं. और इस डैम्पिंग के कोरस्पोंडिंग जो मोशन होगा उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं. या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोलते हैं, डैम्पिंग के कोरस्पोंडिंग जो मोशन हुआ. ऐसे ही हम स्प्रिंग का केस ले सकते हैं. ये कोई स्प्रिंग है जिससे मास अटैच है, बॉडी अटैच है. ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ स्ट्रेच करता हूँ इस पॉइंट पे, सपोज करो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए. ठीक है, तो जब यहाँ से रिलीज करूँगा तो ये यहाँ तक जाना चाहिए -a तक, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ये थोड़ा यहाँ तक आएगा. ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा. ठीक है, तो ये ओसिलेशंस आप देखते हो, एम्पलीट्यूड ओसिलेशन का कम होता जाएगा और एक टाइम पे आके ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा. ठीक है, इसी को हम डैम्पिंग बोलते हैं. नाउ द सिंपलेस्ट केस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रिक्शनल डिसिपेटिव फोर्स. यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स हमने ली, दैट इज फ्रिक्शन. ठीक है, जो फ्रिक्शनल डैम्पिंग फोर्स भी हम बोल सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity of the oscillating object. तो यहाँ हमने सिंपल केस ले लिया जिसमें जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल डैम्पिंग फोर्स है जिसको हमने एफ डी से रिप्रेजेंट किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. वी वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास वी डी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो माइनस बी वी. माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डैम्पिंग फोर्स is acting opposite to the velocity of the object, velocity of the oscillating object. ठीक है, या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो ये डैम्पिंग फोर्स है किसके अपोजिट लग रही है? दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज नंबर 1. एंड वी नो एफ आर, जिसको हमने रेस्टोरिंग फोर्स कहा था. एफ आर मैं मान लेता हूं रेस्टोरिंग फोर्स है. ठीक है, सो एफ आर हमारा किसके इक्वल था? माइनस के एक्स. के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कहा था, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. हाँ, यहाँ पे बी क्या है? बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड बी measures the strength of damping force. Damping force, कितनी डैम्पिंग फोर्स लग रही है उसकी स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं बी से. ठीक है, सो ये नंबर 2 इक्वेशन मान लेता हूं मैं. नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम या एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, net force acting on the object.
इसको हम एफ नेट बोल देते हैं, ठीक है। कई जगह समेशन एफ लिखा होगा, एक ही बात है। एफ नेट दिस इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी, रेस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। ये हम लिख देते हैं दोबारा से, रेस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। इनकी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू, ये यहां से नंबर 2 और नंबर 1 से वैल्यूज पुट कर देते हैं। व्हाट इज एफ आर माइनस के एक्स एंड व्हाट इज एफ डी माइनस बी वी। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज माइनस के एक्स माइनस बी वी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाती है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है हमें, या सेकंड लॉ से कह सकते हैं हम, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम में, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या हम ये बोल सकते हैं अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस एफ, एफ इज एफ नेट, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है, या एफ नेट लेंगे। दिस इज एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3 है ये। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, from equation 2 and 3 we have minus kx minus bv equal to m into d2x upon dt square. Let this is equation number 4. इक्वेशन नंबर 4 को मैंने यहाँ लिख लिया दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस बी अपॉन एम, ये एम में यहाँ लिया है लेफ्ट साइड में, v इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और वी कैन से डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये राइट साइड ले जाते हैं सारा, प्लस बी अपॉन एम इंटू वी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। v क्या है हमारा, v अगेन डी एक्स अपॉन डी टी है, तो लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है हमारी डैम्पिंग के केस में। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन for damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator के केस में this is equation of motion, ठीक है। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखते हैं कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। इसको किसी नॉन फॉर्म में लाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, ठीक है। तो इसको किसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉन होती हैं, जिनका सॉल्यूशन हमें पता है, जनरल सॉल्यूशन, उसकी फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, पहले तो हम इस b बाई एम को 2 बीटा मान लेंगे। लेट b बाई एम इक्वल टू 2 बीटा, और ये हमने पहले केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी माना था इसको, k अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो पुट इन नंबर 5 वी हैव डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 हमारी आ जाती है। Again we can say equation number 6 also represent the equation of motion for damped harmonic oscillators, ठीक है। यहाँ बीटा क्या है, व्हाट इज बीटा, बीटा मैंने आपको बताया यहाँ से
बी अपॉन 2m, ठीक है। बी हमारा कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बीटा बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? बीटा बी पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट इज बी? बी मैंने आपको बताया था कि दिस इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग फोर्स, सो बीटा विल आल्सो गिव द स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग फोर्स। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इसका नॉन सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन of number 6 is a into e raised to power alpha t, or we can say x equal to a into e raised to power alpha t। अब मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे x है, ठीक है, या एम्पलीट्यूड कहेंगे हम ओसिलेशन का, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ x किस पे डिपेंड करेगा? t पे। इस x को हम xt से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन t। टाइम के साथ टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन डिक्रीज करेगा, और एक टाइम पे ओसिलेशंस का एम्पलीट्यूड डाई आउट हो जाएगा। ओसिलेशंस विल डाई आउट, खत्म हो जाएंगे ओसिलेशंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 6 का, तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है, सिंपल सी बात है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फ्रॉम हियर we will find the first derivative of this, second derivative, and put in this equation number 6. So differentiating equation 7 with respect to t, we have dx upon dt equal to a alpha e raised to power alpha t, and d2x, again differentiating above equation, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेता हूँ। अबव इक्वेशन मीन्स इक्वेशन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू t, वी हैव d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a इंटू अल्फा स्क्वायर e रेज्ड टू पावर अल्फा t। ये इक्वेशन नंबर 9 है, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 9, 8 और 7 की वैल्यूज जो हैं हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं, तो क्या हमारे पास आएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह a अल्फा स्क्वायर e रेज्ड टू पावर अल्फा t प्लस 2 बीटा, dx अपॉन dt की जगह यहां से पुट कर दिया हमने a अल्फा e रेज्ड टू पावर अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से पुट कर दी a इंटू e रेज्ड टू पावर अल्फा t इक्वल टू 0। तो यहां से हम a इंटू ई रेज्ड टू पावर अल्फा टी को कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में से। वी हैव a इंटू ई रेज्ड टू पावर अल्फा टी, ये कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 में अगर हम देखें तो ये टर्म 0 नहीं होगी, ठीक है। ये टर्म 0 क्यों नहीं होगी? अगर ये 0 होगी तो हमारी ऑसिलेशंस यहीं पे खत्म हो जाती हैं, इक्वेशन का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि राइट साइड 0 है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 11 is the quadratic equation. This is quadratic equation in alpha. अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से हम रूट्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के। रूट्स क्या आएंगे? अल्फा की टर्म में आएंगे। और आपको रूट्स कैसे आते हैं पता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो इस इक्वेशन में माइनस बी क्या है यहाँ पे? ठीक है, माइनस बी इज माइनस 2 बीटा, ठीक है, प्लस माइनस
अंडर रूट, what is b square? B square is 4 beta square minus 4a into c, ठीक है. So this is 4 omega square upon 2a upon 2. So we have alpha equal to minus 2 beta plus minus, here is 2 बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लिया हमने तो 2 बाहर आ गया अपॉन 2. सो वी हैव अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो कैंसिल हो गए थे यहाँ से, ठीक है. तो दो रूट्स हम क्या मानेंगे, एक अल्फा 1 मान लेते हैं. अल्फा 1 इज माइनस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. और अल्फा 2 दूसरा रूट मान लिया माइनस बीटा minus under root beta square minus omega square. So from here it is clear that this 7 equation has two roots and equation can be written as a1 into e raised to power alpha 1t plus a2 into e raised to power alpha t. Now we will put the value of alpha 1 and alpha 2 from here. We get xt equal to a1 into e raised to power, what is alpha 1? Minus beta plus beta square minus omega square under the root into t, minus beta plus beta square minus omega square under root into t plus a2 e raised to power, what is alpha 2? Alpha 2 is minus beta minus under root beta square minus omega square into t. Suppose this is equation number 12. We know this e raised to power minus beta plus under root beta square minus omega square into t can be written as e raised to power minus beta t into e raised to power under root of beta square minus omega square into t. या हम इसको लिख सकते हैं e raised to power x plus y equal to e raised to power x into e raised to power y. बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड करके लिख ली, तो हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया. सो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 12 कैन बी री रिटन एज एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है. तो यहाँ क्या बचेगा a1 इंटू ई रेज टू पावर अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 सेम यहाँ से e रेज टू पावर माइनस बीटा टी बाहर ले लिया, तो बचा क्या e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 13. ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, ये ब्रैकेट थी, ठीक है. नाउ वी हैव सॉल्व द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और जिसका सॉल्यूशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आता है, ठीक है. और इस इक्वेशन नंबर 13 से हम देखेंगे देयर आर मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है. तो यहां से पॉसिबल सॉल्यूशंस नंबर 1, व्हेन बीटा इक्वल टू 0. बीटा 0 है इसका मतलब कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि बीटा हमारा क्या है b अपॉन 2m, किस पे डिपेंड करता है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग फोर्स, यानी यहां से b 0 है हमारा, b इक्वल टू 0, बीटा 0 मीन्स b इक्वल टू 0. तो b अगर 0 है देर इज नो डैम्पिंग फोर्स, इट मीन्स मोशन क्या है, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. जो मोशन होगा इस केस में व्हेन बीटा इक्वल टू 0, जब कोई डैम्पिंग ही नहीं है तो सिर्फ एक रेस्टोरिंग फोर्स वहां एक्ट करेगी, डैम्पिंग फोर्स विल बी 0, तो उस केस में मोशन जो होगा दैट विल बी सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक
मोशन। नाउ सेकंड इज बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर लेस देन व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम। तो ये बी स्क्वायर लेस देन 4km यहां लिख सकते हैं हम इससे। सो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर लेस देन 4km। यहां से ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन दैट केस व्हेन देयर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी थी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमने यहाँ डिनोट की थी। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जब बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर या बी स्क्वायर लेस देन 4km, इस केस को हम अंडर डैम्पिंग बोलते हैं। अंडर डैम्पिंग। थर्ड केस है व्हेन बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 4km। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। इस कंडीशन को हम क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। एंड फोर्थ इज व्हेन बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर greater than 4km and this condition is called over damping. जब ये बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी विदाउट फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की, जब उसके इक्वल हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाता है, उस केस में क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं एंड देयर विल बी नो ऑसिलेशंस। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं होगी। और ये आपका दूसरा केस है व्हेन दिस डैम्पिंग कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इन दैट केस आल्सो देयर इज ओवर डैम्पिंग। यहाँ पे ओवर डैम्पिंग में क्या होगा? देयर विल बी नो ऑसिलेशन। ठीक है, पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को हम यहां से छोड़ेंगे लेकिन वो ऑसिलेशन नहीं होगा, दैट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो ये चार पॉसिबल सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अब वन बाय वन इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे जो ये ओमेगा डैश है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक oscillations and this is equal to under root k by m minus b square upon 4m square। सिंपली मैंने क्या लिखा है? ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा डैश? ओमेगा डैश इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, एम मास है ऑब्जेक्ट का, आपको पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं एंड बी क्या है? बी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, के को भी आप लिख सकते हो, के इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये यहाँ पे हमने ओमेगा डैश को एक्सप्लेन कर दिया। ओमेगा डैश जो हमने कहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के केस में। ठीक है, अब दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं।
हम इन पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए इक्वेशंस क्या आएगी या पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे इन कंडीशंस में, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। सो नंबर 1 लेके चलते हैं पहले। नंबर 1, व्हेन बीटा इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, दिस इज केस व्हेन नो डैम्पिंग, कोई डैम्पिंग नहीं है तो मोशन कैसे होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इस केस में इक्वेशन नंबर 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, क्योंकि बीटा 0 है, ठीक है, a1 इंटू ई रेज टू पावर, यहाँ पे बीटा 0 है तो ये बचेगा आपका अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस की जगह आयटा आ जाएगा आपका, आयटा ओमेगा टी प्लस a2 ई रेज टू पावर माइनस आयटा ओमेगा टी, ठीक है। ये माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर बचा था यहाँ पे, बीटा क्योंकि 0 हो गया था, तो -1 का अंडर रूट होता है आयटा, ठीक है। आयटा क्या होता है, अंडर रूट -1, तो हमने वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। सो ई रेज टू पावर 0 1 होता है, देन वी हैव एक्स टी इक्वल टू a1 इंटू ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा टी प्लस a2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयटा ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ई रेज टू पावर आयटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ठीक है। वी नो ई रेज टू पावर आयटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। एक्स टी इक्वल टू a1 इंटू ई रेज टू पावर आयटा थीटा ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस आयटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 इंटू सिमिलरली ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस आयटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। एक्स टी इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस आयटा साइन ओमेगा टी कॉमन, एंड दिस इज a1 माइनस a2। ये a1 प्लस a2 को मैंने अलग से कांस्टेंट c मान लिया, ठीक है। और यहाँ आयोटा इंटू a1 माइनस a2, इस सारे को मैंने d मान लिया, दूसरा कांस्टेंट मान लिया। सो वी हैव एक्स टी इक्वल टू c कॉस ओमेगा टी प्लस d साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम c और d को बाउंड्री कंडीशन लगा के इस इक्वेशन से सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है दिस विल बी इक्विवेलेंट टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। फाई यहाँ पे इनिशियल फेज कहा था हमने, फेज एंगल कहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है और ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन, एंड दिस इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां भी हमने यही इक्वेशन निकाली थी। सो वी कैन राइट इट, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग तो ऑब्जेक्ट कैसे ऑसिलेट करेगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती हैं विथ नो फ्रिक्शन, जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स, उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा दैट विल ऑसिलेट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सो ये मैंने फर्स्ट केस के लिए यहाँ प्लॉट किया है, ठीक है। ये ए एम्पलीट्यूड है, उस केस में देखो एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है। दिस इज केस व्हेन फाई इक्वल टू जीरो, फाई इक्वल टू जीरो ले लिया हमने, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, ठीक है। नाउ वी विल टेक केस टू। केस टू में हमने क्या माना है, बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से हियर बी स्क्वायर लेस देन 4km, बी स्क्वायर लेस देन 4km अंडर डैम्पिंग की कंडीशन हमने कही थी ये। अगेन वी विल टेक इक्वेशन नंबर 13, ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हमने मान लिया, ठीक है, लेट ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओमेगा डैश क्या है, ठीक है, ओमेगा डैश इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो ये इक्वेशन नंबर 13 में हम पुट कर देंगे। देन वी हैव एक्स टी इक्वल टू e raised to power minus beta t a1 into e raised to power, this is iota omega dash t, क्योंकि ये देखो ये बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो जब हम ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे -1 का अंडर रूट आएगा। देन वी हैव e रेज टू पावर आइटा एंड ओमेगा डैश टी प्लस a2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस आइटा ओमेगा डैश टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ कंसिडरेशन लेके चलेंगे। लेट a1 इक्वल टू 1/2 a इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा, ठीक है। आइटा थीटा की जगह हम यहाँ पे आइटा फाई मानेंगे, क्योंकि हमने इनिशियल फेज यहाँ पे फाई मानना है। तो इस केस में भी इनिशियल फेज की बात करेंगे, या फेज एंगल जो कहेंगे, फाई लेके चलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ई रेज टू पावर आइटा फाई मान लिया। एंड a2 इक्वल टू 1/2 a इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा फाई, ठीक है। ये यहाँ पे a1 और a2 की जगह हम पुट कर देंगे, तो आएगा एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी एंड दिस इज 1/2 a e रेज टू पावर आइटा फाई इंटू ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा डैश टी प्लस व्हाट इज a2, 1/2 a e रेज टू पावर माइनस आइटा फाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा ओमेगा डैश टी, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन है वो चीज़ हम बाहर ले लेंगे। एक्स टी इक्वल टू 1/2 ए कॉमन है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी ऑलरेडी कॉमन था, एंड इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आएगा ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, प्लस इससे क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस आइटा ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। नाउ वी नो cos थीटा इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। वी हैव एक्स टी इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे लिख दो आप, ठीक है। सो ये क्या बन जाता है, दिस विल बिकम cos थीटा, ठीक है। सो वी हैव a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी इंटू कॉस व्हाट इज थीटा ईयर, यहाँ पे थीटा है आपका ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। तो यही इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि इक्वेशन 13
डैम्पिंग के केस में हमारी ये इक्वेशन हो जाती है, और यहाँ ओमेगा डैश जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और वी कैन से ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कितना होता है के बाय एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के बताई थी कि डैम्पिंग के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है। सो दिस इज सॉल्यूशन इन केस ऑफ अंडर डैम्पिंग व्हेन बीटा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज लेस देन 4km। ठीक है, सो व्हाट इज ए हियर? A is initial amplitude. इनिशियली जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये इनिशियल एम्पलीट्यूड हमने ए माना है, और ये टर्म क्या है? ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये बताती है कि जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली विद टाइम। यानी ये जो फैक्टर है हमारा ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, this gives the decrease of amplitude with time। ठीक है, तो a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, यानी हमारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, एंड दिस टर्म गिव्स द ऑसिलेटरी मोशन। इस टर्म से हम ऑसिलेटरी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस आई इनको अगर प्लॉट करूं, दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्स एक्सिस, सो वी हैव एट फाई इक्वल टू 0 इनिशियल फेज हमने 0 मान लिया, फेज एंगल 0 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ और ये देखो डिक्रीज होता जा रहा है, एंड दिस इज डिक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा यहां से हम शो कर सकते हैं। सो दिस गिव्स a इंटू ई रेज टू आर माइनस बीटा टी। ठीक है, तो यहां जो हम इस पॉइंट पे देखें जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, और अगर लोअर साइड की बात करें हम, ये आपका 0 है, यहाँ प्लस था पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव साइड की बात करें सो दिस विल बी a माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड जो है दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग यानी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो वी कैन से एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और यू कैन से द सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी। system is losing energy with time, या मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हमने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो इस तरह का हमारे पास प्लॉट आता है। ठीक है, द ऑसिलेशंस डाई आउट विद टाइम, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पे आके मोशन रुक जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन रुक जाता है। Now we will discuss case third when beta square equal to omega square, या फिर हम कहते हैं कि b square equal to 4km, क्रिटिकल डैम्पिंग का केस हमने जिसको कहा था। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 जो हमने ली थी दैट वाज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0।
इसमें हम बीटा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, या ओमेगा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर पुट कर देंगे। वी हैव डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बीटा स्क्वायर एक्स equal to 0. So this equation can be written as d by dt d2 by dt square plus 2 beta plus beta square into x equal to 0. ठीक है, इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, d बाई डी टी प्लस बीटा डी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया, तो ये फैक्टर होंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है। नाउ इन दिस इक्वेशन लेट डी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा y हो गया, ठीक है। और यू कैन राइट डी वाई बाई डी टी प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस बीटा वाई, और दिस कैन बी रिटन एज, अगर वेरिएबल सेपरेट हम कर लें, देन डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डी टी, ठीक है। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है हमारी, हम इस इक्वेशन को 14 बोल देते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 14 ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, दिस इज माइनस बीटा t प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर दोनों साइड हम बेस e ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। नाउ ये 15 से y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां हमने y इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू एक्स माना था, वहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू वाई कितना है, ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, एंड दिस इंप्लाइज, अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी को लेफ्ट साइड में ले आऊं, सो आई हैव डी बाई डी टी, और यू कैन से डी एक्स बाई डी टी इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी। ये प्लस का बीटा हो जाएगा जब इस साइड आएगा आपका, प्लस बीटा एक्स इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी इक्वल टू ए। ये यहाँ ए बचा था। अब ये टर्म अगर हम देखें तो ये क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी। अगर हम x इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी का डेरिवेटिव लें तो यही टर्म आएगी। जैसे हम पहले मान लो ई रेज टू पावर बीटा टी को कांस्टेंट लिया, u इंटू डेरिवेटिव v मतलब डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। देन प्लस हमने x यहाँ कांस्टेंट ले लिया, और डेरिवेटिव अब किसका लेंगे, ई रेज टू पावर बीटा टी का, तो ई रेज टू पावर बीटा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर बीटा टी इंटू बीटा। तो हम देखते हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग इट वी हैव x इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी इक्वल टू ए टी प्लस बी कोई हमने और कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया। x जो है
ऑब्वियस है, फंक्शन टी का टी के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्स टी मैं लिख लिया यहाँ पे इसको, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी। ये x की वैल्यू आती है हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में। नाउ व्हेन t अप्रोचेज इंफिनिटी, t अप्रोचेज इंफिनिटी मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, उस केस में दिस एक्स टी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर t हमारा इनफाइनाइट है तो ये टर्म देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स टी विल बी 0, ठीक है। यहां से हम बता सकते हैं इसका कि अगर हम ये प्लॉट करें, ये x हो गया, तो प्लॉट कैसा आएगा इसके केस में। सो वी सी हियर एज टी इंक्रीजिंग, तो ये हमारा देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। सो इन दिस केस बॉडी क्विकली अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आएगी विदाउट ऑसिलेटिंग। बिना ऑसिलेशन के जितनी जल्दी होगा, एज क्विकली एज पॉसिबल दिस विल रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, ये हमने यहां से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको दूसरी तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स टी हमारा क्या था, ए टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। इस इक्वेशन में जो कोस की टर्म है वो नहीं है, ठीक है। कोस की टर्म यहां से गायब है। ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारा वो कोस की टर्म देगी या साइन की टर्म देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइनोसोडल वेरिएशन आनी है, ठीक है, या एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, या हम कहें कि बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही है, दैट इज नॉट हियर, ठीक है। वो यहाँ टर्म है ही नहीं। सो देयर विल बी नो ऑसिलेशन, और जितनी जल्दी होगा टाइम के साथ ये जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है बॉडी विदाउट ऑसिलेशन। नाउ फोर्थ एंड लास्ट केस इज व्हेन बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4km, ठीक है। यहां हम जैसे अंडर डैम्पिंग के केस में हमने ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी माना था, यहां ओमेगा डबल डैश मान लेता हूं मैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मान लिया मैंने कि ओमेगा डबल डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस केस में, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यू कैन से ओमेगा डबल डैश का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगेन वी कम टू इक्वेशन नंबर 13। इक्वेशन 13 पे आते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी, ठीक है, A1 इंटू, ठीक है, क्योंकि ये बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने ओमेगा डबल डैश माना है, तो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा डबल डैश इंटू टी प्लस A2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा डबल डैश इंटू टी। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दो टर्म्स को इकट्ठा करके ये टर्म लिख दी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ओमेगा डबल डैश। तो जब इसको ओपन करेंगे ये प्लस ओमेगा डबल डैश आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने इसको और इसको इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सी दैट एज द टाइम इंक्रीजेज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, ये जो सेकंड टर्म है दैट डिकेज फास्टर देन दिस टर्म। क्यों? क्योंकि बीटा प्लस ओमेगा डबल डैश
इज ग्रेटर देन बीटा माइनस ओमेगा डबल डैश। ठीक है, ये फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फैक्टर, सो दिस टर्म विल डिके फास्टर, दिस टर्म विल अप्रोच टू जीरो एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना इससे जल्दी ये टर्म जो है सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से जल्दी जीरो को अप्रोच करेगी। सेकंड टर्म इज नेग्लेक्टेड as compared to first term. So we have remaining term xt equal to a1 into e raised to power minus beta minus omega double dash t। तो ये हमारे x की सॉल्यूशन आता है किस केस में, व्हेन बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज कंडीशन ऑफ ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग अगेन इसमें ऑसिलेटरी पार्ट नहीं है, कोस की टर्म नहीं है, सो देयर विल बी नो ऑसिलेशन, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे पार्टिकल को या बॉडी को अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये देन इट कम्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहां भी हमारी नो ऑसिलेशन आई थी। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग में भी नो ऑसिलेशन आई थी, क्रिटिकल डैम्पिंग भी ले हम, वहां भी नो ऑसिलेशन आई थी। और वहां पे क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है दैट कम्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज क्विकली एज पॉसिबल, लेकिन इस केस में थोड़ा टाइम लेता है वहां पे आने में एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर यहां पे हम देखते हैं, इस केस में अगेन दिस विल टेक मोर टाइम। ठीक है, क्यों ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो है हमारा बीटा माइनस ओमेगा डैश जो फैक्टर है इससे कम है। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं कि बीटा माइनस ओमेगा डबल डैश इज लेस देन बीटा टी। ठीक है, इट मीन्स this exponential term will approach to equilibrium position or zero more quickly as compared to this term। तो यहाँ पे हम सारा कंपैरिजन करें अगर, तो किस तरह से आएगा प्लॉट, ये t है यहाँ पे। ठीक है, ये x था, फाई इक्वल टू 0 के लिए हमने लिया था, यहाँ से ये कंडीशन थी जब अंडर डैम्पिंग का केस है। ठीक है, तो आपने ये केस दिखाया था अंडर डैम्पिंग, और अंडर डैम्पिंग के केस में ये हमारा एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज हो रहा था, a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी की टर्म में, और ये था माइनस ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, और जब हमने केस लिया क्रिटिकल डैम्पिंग का, क्रिटिकल डैम्पिंग में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से 0 पे आएगा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, दिस वाज क्रिटिकल डैम्पिंग। और ये केस हमारा कौन सा था, ये वाला केस अंडर डैम्पिंग। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या है, द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज क्विकली एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल एज कंपेयर टू ओवर डैम्पिंग कंडीशन। ओवर डैम्पिंग में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, टाइम लेगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने में, लेकिन देयर विल बी नो ऑसिलेशन। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में भी हमने कहा था कि हमने ऑब्जेक्ट को यहां ले गए, रिलीज किया तो वो सीधा कहां आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ऑसिलेशन नहीं होगी। ऐसे ही ओवर डैम्पिंग के केस में हमने ऑब्जेक्ट को लिया, रिलीज किया तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, देयर विल बी नो ऑसिलेशन। लेकिन फर्क क्या है कि क्रिटिकल डैम्पिंग से ज्यादा टाइम लेगा
ओवर डैम्पिंग का केस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए। सो यहां से हम देख सकते हैं कि दिस विल बी द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। सो इस लेक्चर में मैंने आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, उसके वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। थैंक यू।